नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोरिल्ला क्लासेस में। आज का जो लेक्चर है हमारा वो जो 5 डे क्वेश्चंस हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी में हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो पोस्ट हैं वो आपकी बहुत ही जल्द आउट होने वाली है। तो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गई होगी। वेट मत कीजिएगा कि किस तरह से नोटिफिकेशन आउट होगी उसके बाद आपके फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर तो लगभग सारा ही जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सभी तैयारी करेंगे। बट आपकी सिलेक्शन तब पॉसिबल हो पाती है जब आप कुछ सेपरेटली जो है आप तैयारी स्टार्ट करें। तो उस नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप ये जो तैयारी है RAS की उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो वीडियो रहेंगी इसके अंदर हम 5 क्वेश्चन हर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि हमारे गोरिल्ला क्लासेस की तरफ से जल्द ही जो कोर्स है वो लॉन्च किया जाएगा जिसमें आपके RAS का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। फिलहाल आपका जो प्रीलिम्स का है उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड आपकी जो राजस्थान की जीके हैं वो भी सारा कुछ करवाया जाएगा। और आपको टेस्ट सीरीज होंगे, बुकलेट होगी, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोर्स हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड जो स्टार्ट करने वाले हैं या फिर किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपका एक नेशनल पार्क के ऊपर है। तडोबा जो नेशनल पार्क्स है ये आपका फेमस है फॉर शेल्टरिंग द टाइगर, पैंथर एंड बियर। सो टाइगर आपका देखा होगा आपने, बाघ होता है, पैंथर है, उसके बाद आपका बियर है। ये सब क्या है, इनको एक नेशनल पार्क है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है तडोबा नेशनल पार्क। ये आपका फेमस है इन जानवरों के लिए। तो सवाल है आपका कि ये आपका कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए असम है, उसके बाद चंद्रपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। नेशनल पार्क्स ये क्या होते हैं, देखिए जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई तरह के जो एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह की पॉलिसीज लेके आती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर स्टेट के अंदर क्या है कि हर स्टेट का एक स्टेट एनिमल होता है, स्टेट बर्ड होता है। तो वो सब चीज़ें क्या है कि वो स्टेट की एक कोशिश होती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, नेशनल आपका एनिमल है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक कोशिश होती है कि किस तरह से हम जो वो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, चाहे वो बर्ड है, चाहे एनिमल है, चाहे एक्वाटिक एनिमल्स हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब ये जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वेटलैंड्स हैं, ये सब क्या है, ये भी एक कोशिश है जो कि नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलती हैं। इन नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूं, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, जहां पर जो नॉर्मल जो पब्लिक होती है उनका जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं, ताकि जो ये जहां पर जो एनिमल्स आपके रह रहे हैं, चाहे वो आपके किसी भी तरह के हैं, एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, पैंथर है, लायन है, जो भी है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि आप क्या देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है, इवन ऑल अराउंड अगर वर्ल्ड की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनकी विलुप्ति को, या फिर जो वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो वो कम हो रही हैं, उनकी संख्या में जो फर्क पड़ रहा है, उसको ज़्यादा वो उस कगार पे ना जाएं, उसके लिए उनकी प्रिजर्वेशन की जाती है, उनको बचा के रखने की कोशिश की जाती है। तो ये नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर जो दूसरी तरह के जो मानव है, जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनकी जो जाना है, आवाजाही जो है वो बंद की जाती है, ताकि वो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में ना आए, मतलब कि जानवरों के साथ उनके किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि आप क्या देखेंगे कि अगर जो इंसान हैं वो अगर जंगलों में जाएंगे, वहाँ से सामान मतलब कि लकड़ी वगैरह इकट्ठा करेंगे या फिर शिकार पर जाएंगे, तो उनका आपस में जानवरों के साथ कन्फ्लिक्ट होगा। और इंसान जो है, कई बार आपने देखा होगा शिकार करने के लिए भी जाते हैं, तो वो जो शिकार जैसी हंटिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए भी ये आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनाई जाती हैं। ये एरिया एक ऐसा, मैंने बताया, संरक्षित एरिया होगा जहाँ पर मूवमेंट ही बंद होगी इंसानों की। सो वो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं। तो उसी के ऊपर आपका ये सवाल पूछा गया है कि तडोबा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है शेल्टर करने के लिए टाइगर, पैंथर और बियर के लिए, ये कहाँ पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है वो ऑप्शन बी है आपका, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। आप इमेज में देखेंगे, ये रहा आपका जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, जहां पर आपको ये तडोबा नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। इसको तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है।
कई तरह के टाइगर रिजर्व हैं हमारे इंडिया में, जैसे सिरिस्का टाइगर रिजर्व है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो टाइगर रिजर्व है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं टाइगर्स को, ठीक है। तो उसी में आपका ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर था जो तडोबा नेशनल पार्क, जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन ज्योग्राफी हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कन्वेक्शनल करंट, या फिर भूगोल में संवहन धारा परिकल्पना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये कन्वेक्शनल जो करंट थ्योरी थी या फिर संवहन धारा की जो परिकल्पना थी, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी या किसके द्वारा लाई गई थी, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आर्थर होम्स, बी है कार्ल रिटर, या फिर ऑप्शन सी आर्नोल्ड फास्टिनी, या फिर ऑप्शन डी इमैनुअल कांट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका आर्थर होम्स है, ऑप्शन ए, या फिर यहाँ पर ऑप्शन ए आर्थर होम्स। अब देखिए हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में कन्वेक्शनल करंट होती क्या है। तो सबसे पहले ये देखें, आर्थर होम्स ने जो 1930 है उसमें कन्वेक्शनल करंट की जो थ्योरी है, संवहन धारा की जो परिकल्पना है वो दी थी आपकी। इट डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। दिस करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट कॉजिंग द थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। देखिए एक चीज आपको समझाते हैं यहाँ पे, कन्वेक्शनल करंट होती क्या है एक्चुअली में। हमारी जो अर्थ है उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, उस क्रस्ट वाली लेयर के नीचे एक लेयर है जिसको मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट आपकी सॉलिड फॉर्म में है, वो आप देख भी सकते हैं। ये जो हमारे घर हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारे आपके क्या है, क्रस्ट के ऊपर ही है या फिर क्रस्ट लेयर का ही हिस्सा है। तो ये सॉलिड है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं क्योंकि हम उस पर चलते हैं। लेकिन इससे नीचे ये जो लेयर है, अगर इस लेयर को मैं कई हजार किलोमीटर नीचे तक ले जाऊं तो इनमें आपको लेयर्स में क्या देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर आपकी सॉलिड लेयर है, उसके बाद कुछ किलोमीटर्स के बाद जाकर वो क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर वो लिक्विड जो लेयर है वो कई किलोमीटर तक चलती है, 2900 किलोमीटर तक चलती है। उसके बाद फिर एक लेयर जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस आता है, सबसे पहले सॉलिड है जो आपकी क्रस्ट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपका मेंटल है, उसके बाद आपका कोर आ जाता है, ये तीसरी लेयर आपकी आ जाती है। तो ये जो लेयर्स है ना, इनमें क्या होता है, अब अगर आप देखें जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटल लेयर है, क्रस्ट के नीचे मेंटल देखने को मिल रही है, और क्रस्ट आपकी सॉलिड है, मेंटल आपकी लिक्विड लेयर है। तो ये जो लिक्विड लेयर है मेंटल, इसके ऊपर आपका सॉलिड चीज जो है वो फ्लोट कर रही है। अगर आप ध्यान दे तो मेंटल आपकी लिक्विड लेयर हो जाएगी और उसके ऊपर सॉलिड लेयर जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है उसके ऊपर, जिस तरह से पानी के ऊपर शिप जो है वो तैरता है। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, जिसको हम भूपरपट्टी भी कहते हैं हिंदी में, तो ये वाली जो लेयर है ये आपकी मूव करती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह को हिलती हैं। किस वजह से? इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से जिनकी हम बात कर रहे हैं, या फिर संवहन धारा की वजह से। ये संवहन धारा करती क्या है एक्चुअली में, जो अर्थ का कोर है या फिर जो अर्थ का सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है, वहां पर क्या है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो क्या करते हैं, वहां से जो आपकी हीट है वो बाहर की तरफ निकलती है। अर्थ की अगर मैं सेंटर की बात करूं तो आपको एक चीज बताएं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, अगर अंदर की बात करें, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। बिटवीन 5000 टू 55,000, 5000 डिग्री सेल्सियस से लेके 55,000 जो आपका डिग्री 5500 जो है आपका डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तापमान है भारत इसके अर्थ के आपके बिल्कुल कोर में देखने को मिलेगा। अब देखिए होता क्या है कि ये आपका कोर है, सबसे अंदर वाला हिस्सा है, उसके बाद ये आपका मेंटल है और ये ऊपर वाली आपकी क्रस्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से बहुत सारी एनर्जी है जो बाहर की तरफ को निकलती है कोर से, ठीक है। ये एनर्जी बाहर निकलेगी क्योंकि अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, हीट ज़्यादा होगी तो जो हीट वेव्स होगी, जो एनर्जी होगी वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी। और ये वाली जो बाहर जितना भी हिस्सा है मेंटल वाला, इस सारे हिस्से में मेंटल ये लिक्विड फॉर्म में है आपका, तो इस सारे हिस्से में ये एनर्जी जो है अंदर कोर से निकलती है और ये बाहर जाने की कोशिश करती है, मतलब कि अर्थ के बिल्कुल अंदर से निकलने की कोशिश करेगी और बाहर जाके मतलब हमारी जो क्रस्ट है उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। सो जब इसको क्रस्ट में रास्ता नहीं मिलता है बाहर निकलने का, तो ये यहाँ पर एनर्जी टकराती है, उसके बाद इस डायरेक्शन में मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। और ऐसी ही चीज मान लीजिए यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर भी ये टकराएगी, फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जो मूव कर रही हैं आपकी, इन्हीं को आपका कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। ये एक एनर्जी है सिंपली जो अंदर से निकलती है
और ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं। और बाहर क्योंकि क्रस्ट जो आपकी सॉलिड फॉर्म में है, जब मैंने बताया सबसे ऊपर वाली बुपर पट्टी जो है वो आपकी कठोर है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उससे टकराने के बाद ये अंदर ही अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में मुड़ जाती हैं। अब ये जब अलग अलग दिशा में मुड़ जाएगी तो क्या होगा, अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो आप क्या देखेंगे कि अगर कोई तालाब है, उसमें कोई शिप है या फिर कोई छोटी सी नाव है, वो तैर रही है, तो जिस दिशा में जो पानी का बहाव होगा उसी दिशा में जो ऊपर की जो नाव है वो भी मूव करेगी। तो ये जो क्रस्ट है, जो ऊपर पट्टी है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ये भी तो कन्वेक्शनल करंट्स, अगर ये मेंटल वाला जो हिस्सा है, सेकंड लेयर है, इसमें कन्वेक्शन करंट चल रही है और ये कनेक्शन करंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है ऊपर पट्टी से टकराने के बाद, तो ये कन्वेक्शनल करंट जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, मेंटल के अंदर जो लिक्विड है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और लिक्विड जो नीचे वाला जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ऊपर वाली जो परत होगी वो भी मूव करेगी। सो ये आपकी कन्वेक्शन करंट की थ्योरी है, और ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है प्लेट्स की मूवमेंट को। खैर जो है, हम ज्यादा प्लेट्स की मूवमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो आपका यही था कि कन्वेक्शन करंट, ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, ये किसने दी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका आर्थर होम्स ने 1930 के अंदर दी थी। सो 1930 के बाद ही हमें पता लगा था कि जो प्लेट्स की मूवमेंट है किस तरह से हो रही है, तो ये आर्थर होम की वजह से ही कन्वेक्शन थ्योरी जो थी वो हमें पता लगी थी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये आपका ट्राइब्स के ऊपर है। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अंदर, और अगर बात करें यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर, तो ये ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइब्स वाला टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ट्राइब है आपकी अपार्टनीज, इस ट्राइब के ऊपर बारे में जो सवाल है वो आपका है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, या फिर अपार्टनियास निम्नलिखित में कहां पर ये जनजाति कहां पर कौन से जो राज्य है उसमें पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश आपका इसका राइट आंसर होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका एक वैली है, ठीक है, उस वैली के अंदर जो आपकी सुभानश्री वैली, इसका नाम है सुभानश्री, उस वैली के अंदर ये रिवर फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में। उस रिवर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो वैली जो है, घाटी जो है, वहां पर ये इस तरह के जो ट्राइबल लोग हैं आपके पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी डिस्टिंक्ट इनकी फीचर्स होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग आपको काफी नजर आ रहे होंगे। तो ये जो कुछ अलग तरह के ट्राइब्स होते हैं, इनका कल्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती हैं। सो ये इन ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, डी इसका राइट आंसर होगा। अपार्टनीज ये आपकी जो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, सुभानश्री वैली है, वहां पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, द ईयर डैश इज कॉल्ड अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा ईयर है जो आपका ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड ईयर कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1901, 1921, 1941, 1951। वर्ष कौन सा है जिसने भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में एक महान विभाजन के तौर पे जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक हम एक इमेज जो है उसको स्टडी करते हैं। देखिए ये आपकी इंडिया की जो आज तक सेंसस हुई है उनका डाटा है 901 से, जो आपकी सेंसस हुई है वहां से लेके 2001 तक की। अब देखिए इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कॉन्टिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बढ़ रही है, 236 है, 252 है, और उसके बाद आपका जो 1920, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेंसस है 1901 से लेकर 2001 तक है, और यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 1901 में कितने देखेंगे, 236 है, मिलियंस में आपकी पॉपुलेशन है। उसके बाद 252 मिलियंस हुई, उसके बाद 251 है, 279 है। तो इस तरह से आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर आप सेंसस देखेंगे 1921 की, 1921 की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले वाली सेंसस में 252 मिलियन रहा था और इस वाली सेंसस में 251 मिलियन रहा था। और इसके बाद जितने भी सेंसस हुई हैं सभी में पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है। 279, 318 हो गया, 361 हो गया, 332 हो गया। तो ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर 1921 में आपकी जो जनसंख्या है वो 251 थी, और जो कि 1911 की जो सेंसस है उससे
1 मिलियन कम थी। तो ये वाला जो ईयर है 1921 वाला, इसको आपका ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। देखिए इसका रीजन क्या है कि 1920 में आपकी फेमाइन्स आई थी और इन फेमाइन्स की वजह से भारत के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मौत हुई थी, जिसकी वजह से आपके 1921 वाली जो सेंसस हैं उसमें जनसंख्या जो है वो वृद्धि नहीं देखने को मिली है, बल्कि उसमें जो घटोतरी है वो आपको देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। इसलिए जो ऑप्शन बी है 1921 वाला, इसको आपका एक ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है, या फिर जनसंख्या इतिहास में इसे एक महान विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में आज तक का टाइम रहा है जिस टाइम पे पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ हुई नहीं है, बल्कि नेगेटिव आपको देखने को मिल रही है पॉजिटिव की बजाय। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय द रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड एट। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, या फिर जामनगर, ऑप्शन सी आपका मुंबई, या फिर डी चेन्नई। तो ये सारे आप जानते होंगे, गुवाहाटी आपका असम में है, जामनगर आपका गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है और चेन्नई हो गया आपका लास्ट में। सो ये सारे जो आपकी जितने भी आपके ये सिटीज के नाम मैंने लिख रखे हैं, इनमें से कहां पर जो आपकी रिलायंस पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी है, एक निजी रिफाइनरी है, वो सेटअप की गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, रिफाइनरीज जितनी भी है ऑल ओवर इंडिया में वो सारी आपको गवर्नमेंट ऑन्ड देखने को मिलेंगी, चाहे वो भारत पेट्रोलियम की हो चाहे इंडियन ऑयल की हो। ये सारी रिफाइनरीज जो होती हैं वो सरकारी होती हैं। रिफाइनरी का मतलब क्या है, देखिए जो आपके पास पेट्रोल डीजल पहुंचता है ये एक्चुअली में इसी फॉर्म में नहीं होता। जो जिस कंट्री से भी हम ये जो ऑयल है वो आपका इंपोर्ट करते हैं, वहां से क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ये कच्चा तेल भारत के अंदर आता है, इन रिफाइनरीज के अंदर जो है इस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। और वहां से निकलता क्या है, इस कच्चे तेल से कई तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल मान लीजिए, और दूसरा डीजल मान लीजिए, और तीसरा इसके कुछ और बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज की जाते हैं। तो ये रिफाइनरी जो होती हैं ज्यादातर आपकी गवर्नमेंट ही ओन करती है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है जो वैसे भी इस दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। वो कहां पर की गई है, ये आपका सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जामनगर में। यहां पर आप देखेंगे गुजरात का एक कोस्टल एरिया है और ये रिफाइनरी की पिक्चर है। गुजरात में आपका जो रिफाइनरी है वो आपकी एस्टेब्लिश की गई है, काफी बड़ी रिफाइनरी है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जो कि GCRAS के नाम से है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए कुछ क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।